हरिद्वार से, जहां पर सिलसिलेवार सभी अखाड़ों के साधु संत पहुंचकर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान आज है और स्नान सुबह से ही जारी है। सभी 13 अखाड़ों के संत प्रतीकात्मक स्नान कर रहे हैं। आज सबसे पहले निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए संत पहुंचे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्नान किया। निरंजनी अखाड़ों के संतों ने कोविड नियमों के हिसाब से सिर्फ 30 संतों का स्नान हुआ। शाही स्नान में जूना अखाड़े के संत ज्यादा संख्या में पहुंचे। बड़ा अखाड़ा है, संत ज्यादा संख्या में जूना अखाड़े से जुड़े हुए पहुंचे। अच्छी बात यह रही कि मास्क भी था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया, जो अब से पूर्व के स्नानों में गौण दिखा, गायब दिखा। लेकिन इस बार प्रतीकात्मक जो स्नान हुआ उसमें कुछ संत पहुंचे, सभी संतों ने स्नान नहीं किया। और स्नान करने के लिए संत पहुंचे तो उन्होंने गंगा नदी में उतरकर भी कोविड गाइडलाइंस का, उन नियमों का पालन किया। हमारा पहला स्नान था, मैंने यही प्रयास किया कि निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, जो कुल संख्या हमारी 27, जबकि मेरी संख्या लाखों संतों के हिसाब से है, परंतु हमने कोविड को देखते हुए 27 महात्मा कुल हमने गिनती के लाए हैं और हमने स्नान किया है। और मैं शासन प्रशासन, हमारे मेला अधिकारी जी है, हमारे मेला IG, मेला SSP, हमारे अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह जी, जितना भी स्टाफ है, मैं सबको आभार, साधुवाद, धन्यवाद। आज मेले का समापन हो रहा है तो मैं सबको आशीर्वाद देता हूं और आशा करता हूं कि अगला जो मेला जो 12 साल बाद आएगा वो भी ऐसा ही आएगा, इससे अच्छा आएगा। आज महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान है और चैत्र पूर्णिमा भी है। हनुमान जयंती होने के साथ साथ चैत्र पूर्णिमा का और भी महत्व बढ़ गया है, इसीलिए तमाम अखाड़े आज मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। ये जूना अखाड़े के तमाम संत हैं, नागे साधु हैं, जो अभी मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इससे पहले निरंजनी अखाड़े के संतों ने यहाँ स्नान किया था। इसी क्रम में आगे जो तमाम अखाड़े हैं उनके संत यहाँ पहुँचेंगे। ये कहा गया था कि प्रतीकात्मक तौर पर ही साधु तमाम स्नान करने आएंगे, लेकिन आप देखिए कि संख्या जूना अखाड़े की काफ़ी ज़्यादा है। इससे पहले जब निरंजनी अखाड़े के संत आए थे तो उनकी संख्या 30 के करीब थी, लेकिन यहाँ से इधर तक आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा संख्या है। तकरीबन 100 से ज़्यादा संत यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो एक अपील की गई थी और एक आश्वासन जो अखाड़ों ने दिया था कि कम से कम साधु आएंगे, लेकिन यहाँ पर साधुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि साधुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील नहीं मानी थी और साधु ये बात नहीं मानने को तैयार है कि देश में कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना संक्रमण जिससे बढ़ रहा है। उसके बाद हरिद्वार में तमाम श्रद्धालुओं की संख्या भी कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा हर की पौड़ी पर मां गंगा में किस तरह से तमाम साधु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि इन साधुओं को कोरोना का डर नहीं है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ स्नान करने पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। और पंकज राणा हमारे सहयोगी लाइव इस वक्त हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। पंकज, अब तक कितने अखाड़ों के साधु संत स्नान कर चुके हैं और क्या कोविड गाइडलाइंस का पालन हुआ है जितने भी स्नान अब तक हुए हैं? बिल्कुल राजीव, देखिए 10 अखाड़े अब तक स्नान कर चुके हैं। सन्यासी के सभी अखाड़ों ने स्नान कर लिया है, बैरागी के 3 अखाड़ों ने स्नान कर लिया है। अब बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल अखाड़ा स्नान के लिए बचा है। और मेरे पीछे जो आप प्रांगण देख रहे हैं, ये हर की पौड़ी का प्रांगण है, जो पूरी तरह से साफ सुथरा कर दिया गया है और खाली कर दिया गया है। यहाँ आम श्रद्धालुओं की जो आवाजाही है वो पूरी तरह से बंद है, उनको स्नान नहीं करने दिया जा रहा है। और अब इंतजार हो रहा है बड़ा उदासीन अखाड़ों का, वो रास्ते में है और कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो शाही स्नान करेंगे। ये अंतिम शाही स्नान है और अंतिम शाही स्नान को कोविड की वजह से प्रतीकात्मक तौर पर मनाया जा रहा है। हालांकि 1-2 अखाड़ों में संतों की संख्या कुछ ज्यादा थी, लेकिन बार बार जो पुलिस प्रशासन है, उनके जो अपने संत हैं, जो महंत है, श्री महंत है, वो बार बार अपील कर रहे थे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए और नहाते समय भी आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। तो ये बड़ी बात रही है कि संदेश देने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ अखाड़े ऐसे थे जिनकी संख्या काफी बड़ी रही है। उन्होंने कहा था कि वो 100 के करीब आएंगे, लेकिन 500-700 करीब वो संत रहे हैं। कोशिश की गई थी कि वो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रही कि वो नहीं हो पाया है। हालांकि ये बात रही कि अगर भारी संख्या होती तो फिर 2014 में शाही स्नान हुआ था, उस तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से काफी चीजें यहाँ आज सफलता के साथ रही है, दिक्कतें पैदा नहीं हो पाई है। पुलिस सहयोग कर रही है। और राजीव, इसके साथ साथ ही एक बात ये भी है कि अब मात्र 3 अखाड़े बचे हैं और 12 साल के लिए यह कुंभ फिर से अब यहाँ पर नहीं होगा। 12 साल बाद इसी जगह पे इसी तरह का मेला सजेगा, इस तरह की चीजें होंगी। और ये संतों ने अपील की है, ये मां गंगा से प्रार्थना की है कि जिस तरह से कोविड का संकट पूरे देश भर में बढ़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं कम करने की मां गंगा से संतों ने अपील की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो मां गंगा से प्रार्थना करते हैं अपने इष्ट देव
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भारत से जो संकट बढ़ा हुआ है वो खत्म हो जाए। तो ये कुंभ की शुरुआत से लेकर अब तक सभी संत इसी बात को कहते रहे हैं और अब आज महाकुंभ का आखिरी स्नान है जो संतों ने कर लिया है। 3 अखाड़े अब शेष बचे हैं, बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल अखाड़ों का स्नान होने जा रहा है। उसके बाद कुंभ की विधिवत समापन की घोषणा कर दी जाएगी और फिर 12 साल बाद इसी जगह कुंभ का फिर से सजेगा और इसी तरह से शाही अंदाज में फिर से शाही स्नान के लिए पहुंचेंगे। राजीव, बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 13 अखाड़ों में से 10 अखाड़े और उनसे जुड़े हुए साधु संत स्नान कर चुके हैं, बचे हैं तो सिर्फ 3 अखाड़े। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के लोगों को महंगी बिजली का झटका लगा। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें जारी कर दी हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर और इस जो खबर का है असर भी है आप पर। बिजली विभाग से जुड़े हुए खबर, महंगी बिजली का झटका आम आदमी को। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें जारी कर दी हैं। 101-200 यूनिट बिजली खर्च करने पर अब 4 रुपए प्रति यूनिट भुगतान करना होगा आपको। 201 से लेकर 400 यूनिट बिजली खर्च करने पर 5.5 रुपए प्रति यूनिट आपको खर्च करना होगा, जेब से खाली करना होगा। 400 यूनिट से ज्यादा अगर खर्च करते हैं तो 6 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट आपको देने होंगे। उत्तराखंड में एक तरफ कोरोना का कहर है तो वहीं अगर बात करें तो बिजली के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। करीब 3.5% की बढ़ोतरी से अब सीधे उपभोक्ताओं पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि बढ़े हुए प्रभाव पर क्या कहते हैं। सर, बिजली की दरों में इजाफा हुआ है, आप तक भी ये जानकारी होगी, लेकिन किस तरीके से इसे देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, कोरोना का मारामारी के देखते हुए अभी गलत हो रहा है। अभी सरकार को ये सोचना चाहिए कि रेट ना बढ़ाएं, जो अभी दर चल रही है उसी पे चलती रहे, क्योंकि कोरोना के चलते हुए बहुत दिक्कतें आ रही हैं। सर, आप बताइए क्या नाम है आपका, किस तरीके से देख रहे हैं जो बिजली की दरें बढ़ी हैं? बिजली की दरें तो गवर्नमेंट को इस समय सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। या आपको जैसे आपकी नॉलेज में होगा, इस समय कोविड का टाइम चल रहा है, आम जनता बहुत परेशान है, रोज़गार नहीं है, सब बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को ये डिसीजन अपना वापस ले लेना चाहिए। दैट्स इट। रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। कोरोना के चलते कई लोग इस वक्त बेरोजगार हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है, किस तरीके से देख रहे हैं विद्युत दरें अगर बढ़ती? अंशुल तोमर नाम है मेरा भैया। मैं तो कहूँगा अभी नहीं बढ़ाने चाहिए थे, क्योंकि काम धंधे सभी को पता है सबका बंद है। शहर में लॉकडाउन है, दुकानें बंद हैं और घर के और भी बहुत ज़्यादा खर्च हैं। लोग उन्हीं को ही कट कर रहे हैं, अपने जो फालतू के खर्चे सब बंद कर रहे हैं। बिजली के दाम बढ़ गए हैं, ऐसे में 1 मई से इन दामों को शुरू कर दिया जाएगा। आम जनता पर सीधा इसका भार पड़ेगा। लोग इस वक्त ये राहत चाह रहे थे कि सरकार इन दामों को ना बढ़ाए, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ और अब आपके जेब पर और भारी बिजली का बिल पड़ेगा। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। एक अनुमान के मुताबिक करीब 3.5% बिजली की दरें बढ़ी हैं। कहीं ना कहीं कोरोना के काल में जनता के लिए बहुत बड़ा झटका है। उत्तराखंड में एक तरफ कोरोना का कहर है तो वहीं अगर बात करें तो बिजली के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। करीब 3.5% की बढ़ोतरी से अब सीधे उपभोक्ताओं पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि बढ़े हुए प्रभाव पर क्या कहते हैं। सर, बिजली की दरों में इजाफा हुआ है, आप तक भी ये जानकारी होगी, लेकिन किस तरीके से इसे देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, कोरोना का मारामारी के देखते हुए अभी गलत हो रहा है। अभी सरकार को ये सोचना चाहिए कि रेट ना बढ़ाएं, जो अभी दर चल रही है उसी पे चलती रहे, क्योंकि कोरोना के चलते हुए बहुत दिक्कतें आ रही हैं, कारोबार भी नहीं है और पहले लोग घरों में हैं, नौकरी है नहीं, इनकम है नहीं और जो खर्चा है वो बढ़ रहा है। बिजली के बढ़े हुए दाम कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव डालेंगे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ रहे हैं बागेश्वर से खबर, जहां पर कोरोना भयावह होता जा रहा है। कोरोना के मरीजों के बाद मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है। कोरोना के मरीजों के मरने का सिलसिला जारी है, उनकी जो आंकड़ा है वो बढ़ा है। एक और मरीज की मौत हो गई है, अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है। और स्टेजिंग एरिया में कपकोट के रहने वाले शख्स की रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई थी और उसके बाद अस्पताल में आज उस शख्स की मौत हो गई। कल रिपोर्ट पॉजिटिव आई, आज मौत हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। बीते 24 घंटों में कुल 5058 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए, जबकि 67 लोगों की जान चली गई है। देहरादून में 2034, हरिद्वार में 1002, नैनीताल में 767, पौड़ी में 323 केसेस, टिहरी में 67 केसेस, उधम सिंह नगर से 283 केसेस, चमोली से 97 केसेस आए हैं। अल्मोड़ा में 135 नए केसेस मिले,
जबकि चंपावत में 104 तो पिथौरागढ़ से भी केसेस आए। पिथौरागढ़ से 88 पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो सभी जिलों से केसेस आए हैं और संख्या आपके सामने सबसे ज्यादा केसेस देहरादून से आए हैं। उसके बाद नंबर हरिद्वार का है। उधम सिंह नगर, नैनीताल, सभी जगहों से पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं। और बीते 3 दिनों में जो मौतें हुई हैं वो आंकड़ा भी आपके सामने। पहले 44 लोगों की मौत होती है 25 अप्रैल को, 24 अप्रैल को 81 मरीजों की मौत हुई थी, 26 अप्रैल को 67 की मौत हो गई। जैसा कि अभी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में एहतियात की जगह लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रुद्रप्रयाग में गाड़ियों के अंदर ठूस कर सवारियों को भरा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। दरअसल जिला मुख्यालय से लोग गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ 50% सवारियां ही वाहन में ले जाई जा सकती हैं, लेकिन स्थितियां क्या है वो आप देख सकते हैं कि बसों में सवारियों को भरा जा रहा है। रुद्रप्रयाग में न सिर्फ जनता, उधम सिंह नगर में तो स्वास्थ्य विभाग भी लापरवाह हुआ है और जिला अस्पताल कोरोना को दावत देता नजर आ रहा है। यहाँ पर कोविड हॉस्पिटल के बायोमेडिकल वेस्टेज और जिला अस्पताल के कूड़े को अस्पताल के पास खुले में फेंका जा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि कई महीनों से कचरा फेंकने की वजह से यहाँ ढेर लगा है। लापरवाही तब है जब यहाँ पर सैकड़ों लोग मेडिकल कॉलेज आते हैं। जब पीएमएस से बात की गई तो वो ठेकेदार पर ठीकरा फोड़ते दिखाई दिए। इसमें ठेकेदार का अपना पेमेंट का है। वो कहता है कि सीएमओ स्तर से जो उसका पेमेंट होना था 8-9 लाख का, वो नहीं हो पाया है, इसलिए रुका हुआ है। पत्र लिखा गया है, उच्च अधिकारी को सूचित कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में कोविड है, उसका कूड़ा यहीं पे फेंका जा रहा है आजकल। कोविड का कूड़ा भी उसी में है और जनरल कूड़ा भी हमारे हॉस्पिटल का उसी में है। उत्तराखंड में जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, उसको लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कई शहरों में पूर्ण कर्फ्यू लगाने का फैसला हुआ, जिसमें देहरादून शामिल है, ऋषिकेश की कई जगह शामिल हैं, उधम सिंह नगर का रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, इसके साथ साथ कोटद्वार, इन जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है, जो कि 3 मई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा और इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। नियमों के उल्लंघन पर सख्ती भी की जा रही है। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक एम्बुलेंस ड्राइवर बारात में पीपीई किट पहनकर डांस करता दिख रहा है। दरअसल सुशीला तिवारी अस्पताल के पास जब बारात निकल रही थी, तब एम्बुलेंस चालक पीपीई किट पहनकर डांस करने लगा और अपने मानसिक तनाव को दूर करता नजर आया। हालांकि इसे देखकर बारातियों में भगदड़ भी मच गई। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां लोग अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी से बच रहे हैं, वहीं नई टिहरी अस्पताल में तैनात डॉक्टर अभिलाषा अस्थमा की गंभीर बीमारी से जूझने के बावजूद कोरोना सिम्टम्स के लोगों के बीच में वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर अभिलाषा एक ऐसी कोरोना वॉरियर हैं जो 2007 से अस्थमा की बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। कोरोना की इस दूसरी लहर जो कि ज्यादा खतरनाक है, उसमें डॉक्टर अभिलाषा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर कोरोना सिम्टम्स वाले लोगों का टेस्ट किया जाता है, काम कर रही हैं। नई टिहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोजाना 150 से 200 लोग कोरोना सिम्टम्स वाले पेशेंट्स आते हैं, टेस्ट करवाते हैं और डॉक्टर अभिलाषा उनकी थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, कोरोना टेस्ट के लिए पेपर तैयार करते हैं। पौड़ी में बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य महकमा तैयारियों में जुटा हुआ है। अब जिला प्रशासन कोविड केयर सेंटर, डीसीएचसी अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाने और ऑक्सीजन सिलेंडर ज्यादा करने के लिए काम कर रहा है, ताकि कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। यहां पर 40 बेड से बढ़ाकर 80 बेड करने का इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही आईसीयू वार्ड में बेड्स की संख्या 4 से 10 की जा रही है। वहीं सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश भी डीएम ने दिए। जो संक्रमण का संख्या बढ़ रहा है, उसके वजह से लगातार हम लोग को बेड की व्यवस्था बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रहा है
उसी को देखते हुए शासन के निर्देश के अनुक्रम में जिला अस्पताल पौड़ी को कोविड केयर सेंटर के रूप में DCHC के रूप में चिन्हित किया गया है, नोटिफाई किया गया है। यहाँ पे आज मैंने सभी व्यवस्था का जायजा लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने कोविड वार्ड्स चिन्हित कर दिया है। अभी तक जो है 40 बेड की व्यवस्था यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी लगातार दिल्ली से ही उत्तराखंड के कोविड के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अनिल बलूनी ने उत्तरकाशी और पौड़ी के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और इस दौरान आईसीयू के वर्तमान में संचालन और आने वाले समय में विस्तार की गुंजाइश को लेकर चर्चा की। साथ ही कोरोना के काल में मेडिकल सेवाओं को कोरोना के अनुरूप ढालने पर भी विचार विमर्श हुआ। आगे अगर भविष्य में मैं अपनी सांसद निधि से अन्य आईसीयू बनाऊं तो उनको किस प्रकार से आगे उसमें और मुझे चेंज करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, ये सब तकनीकी चीजें मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। इसके लिए मैं जुड़ा हूँ। सीएमओ पौड़ी गढ़वाल जी, आप बताएंगे कि क्या इसमें चेंज करना चाहिए? जी सर जो 4 बेडेड आईसीयू आपके द्वारा दिया गया था वो सर चल रहा है और उसमें 2 बेड और डाल के उसको 6 बेडेड एट प्रेजेंट वो उसको चलाया जा रहा है सर। और मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस बात के लिए कि आपने जो 4 बेड का आईसीयू हमको दिया। सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वो कोरोना महामारी से बचने के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो गाइडलाइंस सरकार ने जारी किए हैं उनका पालन करें। साथ ही कोशिश करें कि कहीं भी भीड़ ना हो। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना से निपटने के लिए मौजूदा सरकार की कोशिशों की तारीफ की है। मेरी अपील आम जनता से है कि कोरोना महामारी से बचें और उसके लिए लगातार मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका 100% पालन करें। साथ ही हमने पूरी तरह से जनता को उनको इससे लड़ने के लिए हर तरह से सचेत करने का काम किया है। तो महाकुंभ समापन से पहले अखाड़ा परिषद में 2 फाड़ हो चुके हैं। बैरागी अखाड़ों ने अलग से अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद का गठन किया है। श्री पंच दिगंबर अणी अखाड़े के अध्यक्ष श्रीमंत रामकृष्ण दास नगरिया को सर्वसम्मति से परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। आपको बता दें कि सन्यासी अखाड़ों के महाकुंभ सृजन की घोषणा के बाद बैरागी और सन्यासी अखाड़ों के बीच में तनाव पैदा हो गया था। बैरागी कैंप से दिगंबर अणी अखाड़े में हुए तीनों वैष्णव अखाड़ों के पदाधिकारियों और बैरागी संतों की बैठक में भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद के गठन का ऐलान किया गया। और निर्मोही अनी के श्री महान जी श्री राजेंद्र दास जी महाराज राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए गए हैं। हमारे चमोली में इन दिनों एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। यहां पर सड़क कटिंग के लिए ले जाए जा रहे जेसीबी को अलकनंदा नदी पार करवाई जाती है। एक छोर से दूसरे छोर पर भेजने के लिए नदी के दोनों ही छोर पर रस्सियां बांधकर एक किनारे से दूसरे किनारे भेजा गया। ये तस्वीर जोशीमठ विकासखंड के लंगसी क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर इन दिनों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क कटिंग का कार्य चल रहा है। यहां पर जेसीबी ले जाने के लिए पुल तो है नहीं, ऐसे में सड़क निर्माण कार्य जल्दी संपन्न हो, इसके लिए ये फॉर्मूला अपनाया गया।